गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 25 अगस्त 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड को देखना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। 28 माह बाद भारत पाक ने एक दूसरे के राजनयिक को जारी किए वीज़ा। देखो, ये न्यूज़ अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ के बैकग्राउंड में अधिक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को आपको समझना चाहिए। लाहौर एग्रीमेंट क्या हुआ था, शिमला समझौता क्या हुआ था, उसका क्या बेसिक पॉइंट था, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने विवाद के बिंदु हैं और उस बिंदु को निपटान करने के लिए दोनों ही सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, उस सारे पर्सपेक्टिव को आपको समझना चाहिए। सिंधु विवाद जो है, सिंधु नदी समझौता जो है 1960 में हुआ था, वो क्या था, कश्मीर डिस्प्यूट दोनों के बीच में क्या है, सर्किट का मुद्दा है, ये सब क्या है। तो ये सारे के सारे विवाद के जो बिंदु हैं और साथ ही साथ जो सहयोग के बिंदु है, दोनों को आपको समझना चाहिए। ये आपके स्टैटिक बुक में मिल जाएगा, आपके किताब में कहीं भी मिल जाएगा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, जो आपको समझना चाहिए। एक बार इसको देख सकते हैं। अफगानिस्तान पे शासन तालिबान ने बनाई काउंसिल। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसको शासन करने का पता नहीं है कि किस तरह से शासन किया जाए। हालांकि 1996 से 1996 से लेकर के 2001 तक तालिबान शासन किया है। बावजूद इसको उन्होंने एक कमेटी बनाया है, 12 सदस्यों की काउंसिल बनाया है और वो काउंसिल डिसाइड करेगा कि किस तरह से अफगानिस्तान पे शासन किया जाए। और इस काउंसिल में इन्होंने अफगानिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद करज़ई, इसको भी स्थान दिया है और साथ ही साथ अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी स्थान दिया है। आपको याद होगा कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है भारत भी कुछ दिन पहले आए हुए थे। साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का भी इस काउंसिल में स्थान दिया गया। फर्स्ट पेज पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पे, ये आपको पता है। तालिबान के माध्यम से ही पाकिस्तान ने 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया था। 1990 के दशक में जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में बढ़ा था, कहीं ना कहीं उसमें तालिबान की भूमिका थी, कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की भूमिका थी। तो वो चीज़ फिर रिपीट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को रोका जाए और इसे रोकने के लिए सरकार जो है सुरक्षा तंत्र को तंदुरुस्त करने में जुट गई है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखो, थर्ड पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ है S-400 मिसाइल को लेकर के। अगर आप S-400 मिसाइल को देखोगे तो ये जो मिसाइल है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब होता है कि मिसाइल अगर कोई हम पे आक्रमण करेगी तो इसके माध्यम से, S-400 के माध्यम से उस मिसाइल को आकाश में ही नष्ट किया जा सकता है। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400। ये हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, ये तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का प्रतिबंध भारत पे लग सकता है। अमेरिका के प्रतिबंध की घंटी भारत पे लग सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का एक कानून है, काटसा कानून, CAATSA। काटसा कानून 2017 में अमेरिका में आया था और अमेरिका का यह कानून कहता है कि 3 देश, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस, ये तीनों देश से कोई भी देश अगर कोई भी सामान परचेज करेगा, कोई भी हथियार परचेज करेगा, तो अमेरिका काटसा के तहत उस देश पे प्रतिबंध लगा सकता है। यानी भारत अगर रशिया से S-400 मिसाइल परचेज कर रहा है तो काटसा के तहत अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगा सकता है, इसी कानून के तहत। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो इशू है, उस इशू में एक महत्वपूर्ण इशू है काटसा। हमें पता है कि हमें अमेरिका का प्रतिबंध लग सकता है हम पे, बावजूद हम इसको S-400 मिसाइल परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी आवश्यक है। हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों ही कभी भी हम पे मिसाइल अटैक कर सकता है। उसे रोकने के लिए हमें मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है। तो इसलिए हम ये रशिया से परचेज कर रहे हैं और इस साल के अंत तक हमें ये डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारे जो कुछ इंजीनियर हैं वो अभी रशिया में S-400 मिसाइल की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। वो अभी वर्तमान में रशिया में जाकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं।
एक बार इसको भी देख सकते हैं। वर्चुअल स्कूल लाएंगे 17 करोड़ बच्चों के जीवन का उजियारा, तो एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। देखो, अर्धसैनिक बलों की पहली बार मिलेगी BMS मार्क स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट। तो स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये अर्धसैनिक बलों को पहली बार मिलेगी। ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, अधिक इंपॉर्टेंट है अर्धसैनिक बलों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना या जानकारी होना। तो सबसे पहले तो आपको ये जानो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, यानी ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। CAPF जो होता है वो आपको रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। जैसे इंडियन सेना, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी आएगा रक्षा मिनिस्ट्री के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। लेकिन CAPF जो आएगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो आएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है। CAPF के 7 विंग हैं। पहला विंग है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF का बेसिकली 2 काम है। एक तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा होती है उस सीमा की सुरक्षा करता है BSF, और दूसरा जो है पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा होती है उस सीमा की सुरक्षा भी करता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपने देखा होगा कि कहीं पे चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे CRPF का दल भेजा जाता है, CRPF की टुकड़ी भेजी जाती हैं। तो एक रिजर्व पुलिस फोर्स है जिसका सरकार उपयोग अपने अनुसार करती है। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा करना CISF का उद्देश्य होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो का सुरक्षा कौन करेगा, तो CISF करेगा। अगर आप दिल्ली मेट्रो पे जाओगे तो आप देखोगे कि CISF के जवान वहाँ पे तैनात होते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसकी सिक्योरिटी करता है CISF। इसी तरह से असम राइफल है। असम राइफल भारत म्यांमार, इंडिया म्यांमार सीमा की जो सुरक्षा है वो करता है आपको असम राइफल। NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG का बहुत सारा काम है, जैसे कि प्रधानमंत्री वगैरह की सुरक्षा करता है वो NSG करता है। NSG के कमांडो आपको करेंगे। छठा है आपको सशस्त्र सीमा बल SSB, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है आपको SSB, सशस्त्र सीमा बल। और सातवां है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1962 की जो हमारी चीन के साथ वार हुई थी उसके बाद किया गया था, और इसका काम है चीन के साथ जो हमारी सीमा है उसकी सुरक्षा करना। तो सब याद रख लेना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। असम राइफल म्यांमार के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। और ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ये चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। तो ये जो 7 विंग है, ये 7 विंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आता है। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके तहत आता है, क्या वो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, तो बिल्कुल नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवान हमारे गृह मंत्रालय के तहत आते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, अस्थाई कमीशन को लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया, वहीं से रिलेटेड न्यूज़ है। अस्थाई कमीशन जो महिलाओं को दिया जा रहा है सेना में, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है, एक बार इसको भी देख सकते हैं। अफगानिस्तान से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिबा के पावन स्वरूप। तो गुरु ग्रंथ साहिबा के जो पावन स्वरूप है अफगानिस्तान में 3 इसके जो स्वरूप हैं इसको कल मंगाया गया, अफगानिस्तान से भारत मंगाया गया। तो एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अफगानिस्तान पे वार्ता जारी रखेंगे भारत और रूस दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच में 45 मिनट की कल वार्ता हुई है। और अफगानिस्तान में किस तरह से शांति बहाल किया जाए इसी को लेकर के चर्चा किया गया। एक बार इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इस पर एक एडिटोरियल दिया हुआ नीचे, थोड़ा बहुत हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको जरूर पढ़ लेना और इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो, ब्रिक्स का सम्मेलन जो इस वर्ष हो रहा है, इस सम्मेलन का लीड कर रहा है अभी भारत, BRICS।
ब्रिक्स का सम्मेलन का 13वां सम्मेलन अभी चल रहा है, 12वां पिछले वर्ष चला था रशिया में, और नाम के अकॉर्डिंग मूव करता है ये। 2019 का जो सम्मेलन हुआ था उसको लीड किया था ब्राज़ील, 20 के सम्मेलन को लीड किया था वो किया था रशिया, और 21 के सम्मेलन को लीड कर रहा है इंडिया। 22 का जो सम्मेलन होगा उसको चाइना लीड करेगा, और 23 का जो सम्मेलन होगा वो साउथ अफ्रीका लीड करेगा। तो नाम के अकॉर्डिंग ये संगठन काम करता है। तो इसी बार ये संगठन को लीड कर रहा है अभी इंडिया, और उसी के तहत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक हुई थी, और जिसको लीड किए थे हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। तो यहाँ पे पांचों देश के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपको दिख जाएंगे, और इसकी सम्मेलन का लीड किया है आपको भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी। तालिबान मुद्दा डेली चर्चा में, तो डेली आपको पढ़ने की आवश्यकता इसको नहीं है। इसको एक बार देख सकते हैं। दक्षिण चीन सागर पर अपने दावे के लिए धमकाता है चीन। दक्षिण चीन सागर का क्या डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए। इस डिस्प्यूट को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है कि दक्षिण चीन सागर का क्या डिस्प्यूट है। बेसिकली उस डिस्प्यूट के बारे में, वो जो विवाद है उस विवाद के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हमें चाहिए संरक्षणवाद को सहारा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, और डिटेल में एनालिसिस करूंगा इसका। बेसिकली संरक्षणवाद जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। और ये जो राइटर हैं इसके, ये हैं भरत झुनझुनवाला। तो भरत झुनझुनवाला का जब भी एडिटोरियल आए कोशिश करो उसको पढ़ने का, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ। संरक्षणवाद को लेकर के पूरी दुनिया में अभी चर्चा चल रही है, पूरी दुनिया संरक्षणवाद की तरफ मूव कर रही है, लेकिन संरक्षणवाद के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, इस तर्क को डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में। तो मैं आपके साथ संरक्षणवाद क्या होता है उस पर भी डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ संरक्षणवाद के क्या निगेटिव पॉइंट है उस पर भी डिस्कस करूंगा। देखो, संरक्षणवाद का अर्थ क्या होता है। संरक्षणवाद का अर्थ होता है कि सरकार की उन कार्रवाई या नीति जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं, ऐसी नीतियां प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों और नौकरियों को संरक्षण प्रदान करता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ है कि संरक्षणवाद का मतलब होता है कि हम अपनी घरेलू कंपनी की रक्षा करेंगे, हम अपने MSME की रक्षा करेंगे, हम अपने घरेलू उद्योग की रक्षा करेंगे। जैसे मान लो भारत की एक कंपनी, मान लेते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन जो है भारत की एक कंपनी 10,000 रुपये में बना रही है। जो क्वालिटी 10,000 रुपये में बना रही है भारत की कंपनी, अगर वो उससे अच्छी क्वालिटी कोई चीन की कंपनी 7,000 रुपये में देना शुरू करेगी, आप उपभोक्ता हैं तो आप क्या करेंगे। आप अगर उपभोक्ता हैं तो वो चीन से जो मोबाइल आया उस मोबाइल को आप परचेज करेंगे, क्योंकि 7,000 रुपये में आपको काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही है, और 10,000 रुपये में जो है आपको जो इंडियन कंपनी बना रही है वो ख़राब सुविधा दे रही है। तो 7,000 रुपये में जो चीन से मोबाइल आ रहा है, जो 10,000 रुपये में इंडियन कंपनी मोबाइल बना रही है, उससे अधिक सुविधा आपको मिला हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप इसको परचेज करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, संरक्षणवाद क्या होता है। ऐसे कंडीशन में क्या करेगी कि सरकार जो है, ये जो 7,000 रुपये में मोबाइल आया था, और इस मोबाइल पे सरकार टैरिफ लगा देगी, मिनिमम 3,000 की टैरिफ लगा देगी, तो इसको भी सरकार 10,000 कर देगी। यानी अब क्या होगा कि ये 7,000 का मोबाइल फ़ोन जो है भारत में 10,000 में मिलेगा, या 11,000 में मिलेगा, या 12,000 में मिलेगा। सरकार को जितना टैरिफ लगाना होगा लगा देगी। तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं कि अब जो है सेम क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन जो भारत की एक कंपनी बना रही है वो 10,000 रुपये में मिल रहा है, और जो चीन की कंपनी वो बना रही है वो 11,000 रुपये में भारत के बाज़ार में आपको मिलेगा। तो आप क्या परचेज करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इसको परचेज करेंगे, यानी भारत का जो मोबाइल फ़ोन है उसी को आप परचेज करेंगे। तो इसी को संरक्षणवाद कहा जाता है। यानी जो सामान हम विदेश से मंगाते हैं, जो हम आयात करते हैं, उस आयात पे हम टैरिफ बढ़ा देते हैं, इसी को प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है, इसी को संरक्षणवाद कहा जाता है। अब देखो, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, USA का, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होना, TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होना, ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना, दोनों ही संरक्षणवाद का एक उदाहरण है। साथ ही साथ भारत को अगर आप देखोगे, भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने का नहीं निर्णय लिया, RCEP में शामिल होने का नहीं निर्णय लिया, तो ये भी संरक्षणवाद को एक बढ़ावा देगा।
क्योंकि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वकालत करता था, और आरसीईपी में जितना भी देश था लगभग सभी देश से भारत का व्यापार घाटा चल रहा था। ऐसे कंडीशन में अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देते हैं तो हमारी व्यापार घाटा बढ़ जाता है। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको समझना होगा कि एफटीए जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए का मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम जो विदेश से सामान आ रहा है वो फ्री में परचेज करेंगे, इसका ऐसा मतलब नहीं होता। इसका सिंपल मतलब होता है कि मान लेते हैं कि अगर इंडियन कंपनी के कोई मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में मिल रहा है और चीन के मोबाइल का कॉस्ट 7,000 रुपये अगर है, तो ये 7,000 रुपये में ही इंडियन मार्केट में भी बिकेगा। ऐसा नहीं कि इस पर आप टैरिफ लगाएंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है कि आप उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यही मतलब होता है कि टैरिफ फ्री करना, टैरिफ नहीं लगाना, इसी को कहा गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आरसीईपी में जो 16 देश था उस देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। भारत उसे सहमत नहीं था क्योंकि हर एक देश से भारत का व्यापार घाटा था। यही कारण है कि भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ। संरक्षणवाद का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में वृद्धि कर देश में प्रवेश करने वाले आयातों को सीमित करना या प्रतिबंधित करना या स्थानीय व्यापारों उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना बेसिकली है। यानी जो विदेश से सामान आएगा या तो उस सामान को हम प्रतिबंधित कर देंगे या जो उसका आयात होगा उस आयात पे हम टैरिफ फ्री कर देंगे। यानी जो भारत की जो लोकल कंपनी बना रही है उस कंपनी से महंगी विदेश वाली वस्तु इंडिया में बिकेगी। तो इससे क्या होगा कि लोग हतोत्साहित होंगे विदेशी सामान लेने से और लोग प्रोत्साहित होंगे स्वदेशी सामान को यूज करने से। अब देखो संरक्षणवाद के सकारात्मक पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो यही कर सकते हो, आपकी घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे एमएसएमई को सहायता मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये कर सकते हो कि वैश्विक एमएनपी यानी मल्टीनेशनल कंपनी का जो मोनोपोली है वो रोकने में सहायक होगा। जैसे बहुत सारी कंपनी विदेशी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनी हो गया, फेसबुक जैसी कंपनी हो गया, ये सब जाइंट कंपनी है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कैप्चर कर सकता है, ये सब इतनी बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के मोनोपोली को रोकने में भी मदद करता है संरक्षणवाद। अब देखो, अब इस एडिटोरियल पे मैं लौटता हूँ। इस एडिटोरियल में जो 3 बातें कही गई हैं, हालांकि आप लोग डिटेल से पढ़ना, तीनों बातों का बेसिक पॉइंट मैं बता देता हूँ, डिटेल से इस एडिटोरियल को आप लोग पढ़ लेना। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है टेलीग्राम चैनल का, लिंक पे क्लिक करें, आपको टेलीग्राम चैनल एक्सेस हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या नहीं तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ पे विजडम एजुकेशन सर्च करें, विजडम एजुकेशन सर्च करें। और विजडम एजुकेशन सर्च करने के बाद हमारे चैनल का लिंक आपको वहाँ पे आ जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जो हमारे चैनल का लोगो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करके डेली मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, या अन्य कोई चीज़ अगर मुझे डालना होता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। देखो संरक्षणवाद के विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है। सबसे पहला विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि उपभोक्ता के हित को ध्यान दिया जाता है, ना कि उत्पादक के हित को ध्यान दिया जाता है, ना कि उपभोक्ता के हित को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्पादक हैं, एमएसएमई कंपनी हो गया, जो घरेलू निर्माण कंपनी हो गया, विनिर्माण कंपनी हो गया, उसके हित को हम ध्यान देते हैं, लेकिन उपभोक्ता के हित को ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मान लो कि चीन का अगर सस्ता फ़ोन हमारे यहाँ आ जाए तो लोग जो है, उपभोक्ता के लिए तो अच्छा होगा ना, जो यूज करेगा, जो परचेज करेगा उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 10,000 का सामान उसको 7,000 में मिल रहा है। लेकिन हम संरक्षणवाद करके इसका टैरिफ बढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पे उपभोक्ता के लिए यूजफुल नहीं है। उपभोक्ता को चीज़ें सस्ता में नहीं मिलेगा, उपभोक्ता को चीज़ें महंगी में मिलेगी। तो हम उत्पादक के हितों का ध्यान रखते हैं, हम एमएसपी के हितों का ध्यान रखते हैं, हम विनिर्माण का उद्योग के हितों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो यूज करता है सामान, उसके हितों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हर राष्ट्र को वह माल बनाना चाहिए जिसमें वह कुशल हो। जैसे मान लें कि हम कालीन बनाने में कुशल हैं, तो भारत कालीन बनाने में कुशल है, तो उसमें हमें काम करना चाहिए अधिक। और मान लेते हैं कि चीन जो है मोबाइल बनाने में कुशल है, तो उसमें उसको अधिक काम करना चाहिए। हम अपने कालीन का निर्यात चीन को करें, चीन अपने मोबाइल का निर्यात हमें करें। तो जो देश जिस चीज़ में कुशल हो उसको उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा,
तो ये संरक्षणवाद के विरोध में तर्क दिया जाता है। और तीसरा जो तर्क दिया जाता है वो दिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे अनुभव। अगर आप देखोगे तो 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के हम क्लोज्ड इकोनॉमी में थे, हम अपने निर्यात नहीं करते थे या अपने देश को जो है विदेशों के लिए हमने नहीं खोला था। विदेशों के लिए हमने पूर्ण रूप से खोला है 1991 में। 1991 की जो आर्थिक नीति रही है उसमें हमने अपने देश को विदेशों के लिए खोला। एलपीजी का कॉन्सेप्ट आपको आया था 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1991 में आया। नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, जहाँ पे हमने संरक्षणवाद को दरकिनार करते हुए वैश्वीकरण पे बल दिया था। अब सवाल ये होता है कि क्या 1947 से 1947 से लेकर के क्या 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, या 1991 से लेकर के 2021 तक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रही है? अगर आप कंपैरिजन करोगे कि जब हम अपने मार्केट को विदेशों के लिए नहीं खोला था हमने, तो उस समय में हमारी स्थिति बद से बदतर थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट था उस समय में। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब होता था कि 2% जीडीपी ग्रोथ रेट, उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया था। तो ये था 1947 से लेकर 1991 तक हमारी जीडीपी बहुत कम ग्रोथ कर रही थी। लेकिन 1991 से लेकर के 2020 तक ऑन एन एवरेज लगभग 8 से 10% हमारी जीडीपी प्रत्येक वर्ष ग्रो कर रही है। यानी हमारे लिए वैश्वीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संरक्षणवाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो संरक्षणवाद के विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है। अब देखो, इस तीनों पॉइंट को हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, लेकिन जब ये एडिटोरियल पढ़ोगे तो इसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है ये बेसिकली तीनों पॉइंट को। अब देखो इसमें कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन में यह है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री रहे हैं जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार करना अच्छा है, व्यापार करना जो है काफ़ी अच्छा है, परंतु ज़रूरी के सामान को घर पे ही बनाना चाहिए, जबकि गैर ज़रूरी सामान का आयात किया जा सकता है। मसलन एपीआई ले लो, कोरोना स्टार्ट हुई, हम एपीआई के सेक्टर में आत्मनिर्भर नहीं थे। एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हो आप कि जो दवा बनाती है, दवा का कच्चा माल होता है एपीआई। तो जब कोरोना स्टार्ट हुई उस समय तक जो है हम दवाई के सेक्टर में जो है भले ही हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन दवाई के कच्चे माल के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत 70% से अब अधिक एपीआई का आयात सिर्फ चीन से करता था। यानी भारत विश्व में दवा का जो है हब है, दवा का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब है इंडिया विश्व में, लेकिन दवा के कच्चा माल नहीं बनाता। तो बिना कच्चा माल के दवा कैसे बनेगा? और 70% कच्चा माल हम मंगाते थे चीन से। कोरोना के बाद हमारी चीन से आयात बंद हो गया, लद्दाख वगैरह का इशू हुआ, हमारी चीन से जो है आयात बंद हो गया एपीआई का। तो ऐसे कंडीशन में एपीआई को भारत सरकार ने या इंडियन कंपनी ने खुद अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है अब। तो वैसा जो ज़रूरी सामान है, एपीआई हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, दवा हमारे लिए ज़रूरी है तो एपीआई भी ज़रूरी है। तो वैसे जो ज़रूरी सामान है उसका इंडिया में ही निर्माण किया जाना चाहिए, उसका घरेलू स्तर पर निर्माण किया जाना चाहिए। ये जॉन मेनार्ड केन्स का स्टेटमेंट है। और जो गैर ज़रूरी सामान है, जैसे मान लो चॉकलेट हो गया, चॉकलेट आपके लिए गैर ज़रूरी है, कल के डेट में उसके आयात को हम प्रतिबंधित कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला हमारे देश में नहीं है, तो उसके आप आयात कर सकते हैं, राइट। गैर जरूरी सामान के आप आयात कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी सामान है उसका निर्माण भारत में ही करना चाहिए, अपने घर पे ही करना चाहिए। ये स्टेटमेंट था मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स का। साथ ही साथ कंक्लूजन में दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि घरेलू प्रतिस्पर्धा क्रिएट करना होगा। लोकल टू वोकल का कॉन्सेप्ट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ऐसे कंडीशन में घरेलू प्रतिस्पर्धा क्रिएट करना होगा। मान लो घरेलू 2 कंपनी इंडिया की ही या 4 कंपनी इंडिया की, चारों मोबाइल बना रहा है, तो हमको चारों को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा कि चारों कोशिश करें कि सस्ता से सस्ता मोबाइल क्रिएट करके दे, सस्ता से सस्ता मोबाइल बना कर दें। तो घरेलू जो कंपनी है उसी कंपनी को हमें कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, ताकि वो एक दूसरे के साथ उसका कंपटीशन रहे और अच्छा चीज़ हो, अच्छा सामान उपभोक्ता के सामने में आ सके। विदेशी माल से सस्ता घरेलू माल बनाने होंगे। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक हम अपने यहाँ जो सामान बना रहे हैं उस सामान को विदेश में जितना सस्ता में मिल रहा उससे अधिक सस्ता में हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक समस्याएं समाधान नहीं होगी।
अगर चीन में सस्ता मोबाइल बन रहा है तो हमें कोशिश करना होगा कि चीन से सस्ता मोबाइल हम इंडिया में बनाना शुरू करें, तभी जाकर के मोबाइल का पूरी तरह से आयात बंद हो पाएगा और भारत मोबाइल का हब बन पाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि विदेशी माल से सस्ता हमें घरेलू माल बनाना होगा और तभी जाके विश्व बाज़ार में भी हम अपने मोबाइल को बेच सकते हैं। तो मोबाइल में एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अन्य चीज़ों को भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जो भी सामान हम विदेश से मंगाते हैं उससे सस्ता सामान हमें, उसी सामान को हमें इंडिया में बनाना होगा, ताकि ना सिर्फ विदेश से मंगाना उस सामान को हम बंद कर सके, बल्कि पूरे विश्व को वो सामान हम भेज भी सकें, निर्यात भी उस सामान को बढ़ा सकें। और निश्चित समय सीमा तक करके उसके संबंधित वस्तु का निर्यात बंद करना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है एपीआई हम 70% चीन से मंगाते थे। ऐसा तो नहीं है कि एक महीना में ही हम एपीआई का पूरी तरह से निर्माण करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में राइटर का कहना है कि एक निश्चित टाइम लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि आप टाइम लीजिए कि एक वर्ष में जितना एपीआई हम मंगाते थे विदेश से उसका 30% बनाना शुरू कर देंगे, अगले 2 वर्ष में उसका 40% हम बनाना शुरू करेंगे और अगले 5 वर्ष में जो है हम 100% एपीआई खुद के यहाँ बनाना शुरू करेंगे। तो एक समय सीमा तय कीजिए, समय सीमा में लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अपने यहाँ वस्तु का सामान बनाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आयात को कम करना शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको ज़रूर पढ़ना आप लोग, एक बार इसको भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा लेकिन एक बार इसको पढ़ सकते हैं। देखो, तालिबान को लेकर रूस का अलग तेवर है। रूस जो है तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहा है, तालिबान के साथ वार्ता कर रहा है। दो दुश्मन जो होता है, दो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। जैसे तालिबान का दुश्मन आपको अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, और रसिया का भी दुश्मन यूएसए हो गया। तो ऐसे कंडीशन में रसिया और तालिबान का बन रहा है। हमने देखा है कि जितने भी देश हैं अभी वर्तमान में, पश्चिमी देश जितना भी है, वो अफगानिस्तान से अपने राजदूत को बाहर निकाल रहे हैं, अपने नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं। रसिया अपने नागरिकों को, अपने राजदूतों को बाहर नहीं निकाल रहा है काबुल से। रसिया जो है खुली तौर पे बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ। हमने देखा कि किस तरह से पहले भी नेगोशिएट किया, दोहा वार्ता के दौरान भी रसिया ने नेगोशिएट किया। मास्को वार्ता हुआ था, तालिबान के इशू को लेकर के मास्को वार्ता हुआ था, जिसमें भी रसिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो निश्चित तौर पे रसिया अभी जो है तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है और साथ ही साथ रसिया ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि तालिबान से निकलने वाले जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी के रूप में हो सकता है आतंकवादी उस देशों में शरण ले सकते हैं, उनके देशों में शरण ले सकते हैं। इसलिए रसिया से निकलने वाले जो शरणार्थी हैं उसको अफगानिस्तान से निकलने वाले जो शरणार्थी हैं उस शरणार्थी को रसिया अपने यहाँ शरण नहीं दे रहा। और ना सिर्फ अपने यहाँ बल्कि जो मध्य एशिया के देश हैं, किर्गिस्तान वगैरह हैं, उसमें भी मना कर रहा है कि आप अपने यहाँ भी अफगानिस्तान से निकलने वाले शरणार्थियों को शरण न दें, क्योंकि हो सकता है अफगानिस्तान से निकलने वाले जो शरणार्थी हैं उसी में कुछ आतंकवादी तत्व भी शामिल हो। एक बार इसको भी पढ़ लेना आप लोग। दुश्मनों पे भारी पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गांडी। वन डे एग्जाम वगैरह में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने व्यापक अभ्यास का आगाज किया है। एनएसजी ने गांडीव नामक वार्षिक अभ्यास का आगाज किया है, जो विमान अपहरण, बंधक बनाने जैसी परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और चुनौतियों को मात देगी। तो विमान अपहरण हो गया, उसके बाद जो बंधक बनाया जाता है वो इसी कंडीशन में कैसे छुड़ाया जाता है लोगों को, इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने गांडीव नामक अभ्यास का श्री गणेश किया। तो बस ये याद रख लेना, गांडीव जो है एक युद्धाभ्यास है, एक अभ्यास है जो एनएसजी के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, एनएसजी जिसको कर रही है। एक बार इसको भी देख सकते हैं। पहली तिमाही में 18.5% की दर से बढ़ सकती है जीडीपी, एसबीआई का कहना है। देखो, एजीआर के मामले में एयरटेल को कोर्ट से फौरी राहत। एजीआर का काफ़ी पुराना मैटर है, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से वीडियो बनाकर मैं डिस्कस कर दूंगा, चूँकि पिछले 2 वर्ष से मैं ये इशू सुन रहा हूँ और मुझे याद नहीं है कि क्या मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, पिछले 2 वर्ष से लगातार चर्चा मैं देख रहा हूँ, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। निधि कंपनियों को केंद्र को लेकर के सतर्क रहें लोग।
केंद्र सरकार ने कहा है कि 338 कंपनियों को निधि कंपनी के तौर पे काम नहीं करने पाया गया है कि ये कंपनियां निधि कंपनी के तौर पे काम नहीं कर रही, यानी निधि कंपनी का जो कंडीशन है उस कंडीशन के तौर पे ये कंपनी काम नहीं कर रही है। सबसे पहले तो निधि कंपनी के बारे में जानो कि निधि कंपनी क्या होती है। निधि कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 610 के तहत पंजीकृत किया जाता है। इसे कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। निधि का मतलब होता है खजाना। निधि नियम आया था 2014 में। इसके तहत निधि कंपनियां एक ऐसी कंपनी के रूप में रेगुलेट है या ऐसी कंपनी के रूप में कहा जाता है। निधि कंपनियां मुख्यतः अपने सदस्यों के बीच में बचत की आदत पैदा करने के लिए बनाया गया है। यानी ये जो निधि कंपनी होगी अपने सदस्य के बीच में जो बचत करने की कैपेसिटी है या सेविंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। निधि कंपनी का कारोबार केवल अपने सदस्यों को ऋण लेने और ऋण देने का काम करती है। यानी जो सदस्य हैं, मान लेते हैं निधि कंपनी का 1000 सदस्य हैं, 1000 सदस्यों में कहा कि एक काम कीजिए कि आप प्रत्येक सदस्य जो है 1,000 रुपये प्रत्येक महीना हमारे यहाँ देते रहिए। अब देखो टोटल क्या हुआ कि प्रत्येक महीना निधि कंपनी को कितना आ रहा है, अब 10 लाख आ रहा है। 10 लाख में जिसको लोन चाहिए, उसी 1000 सदस्य में जिसको लोन चाहिए उसको ऋण देने का काम करेगा, लोन देने का काम करेगा पर्टिकुलर परसेंटेज पे, यानी एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे पर्टिकुलर ऋण देने का काम करेगा निधि कंपनी। तो जितना सदस्य है वो टोटल के टोटल सदस्य ही निधि कंपनी पैसा लेती हैं और निधि कंपनी उसी सदस्यों को ऋण देने का काम करती है बेसिकली। निधि कंपनी को एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से असंगठित मुद्रा बाजार में भाग लेती है, यानी असंगठित सेक्टर में बेसिकली ये कंपनी काम करती है। ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मुझे भी कल देख के काफ़ी अच्छा लगा ये न्यूज़ कि भारत दूसरा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। पहला आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है ये बना है निश्चित तौर पे चीन है। और ये जो रिपोर्ट दिया है ये रिपोर्ट अमेरिकन कंपनी ही दिया। कुशमैन एंड वेकफील्ड जो कंपनी है अमेरिकन कंपनी, उसने ही रिपोर्ट दिया है। उसने कहा है कि पहला नंबर पे चीन पहले से बरकरार है, दूसरा नंबर पे अब जो है यूएसए के स्थान पे भारत आ गया, इंडिया आ गया, और तीसरा नंबर पे यूएसए है। तो सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब जो है पहले दूसरे नंबर पे यूएसए होता था, पहले नंबर पे चीन पहले से बरकरार है, दूसरे नंबर पे यूएसए होता था, अब दूसरे नंबर पे यूएसए के स्थान पे इंडिया आ गया और तीसरे नंबर पे यूएसए चला गया। निश्चित तौर पे भारत की जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है या भारत की जो कई सारी परियोजना है, आत्मनिर्भर भारत परियोजना हो गया, लोकल टू वोकल योजना हो गया, ये सारे के सारे काम कर रहा है वर्तमान में। और मेक इन इंडिया की सफलता इसे आप कह सकते हैं क्योंकि भारत दूसरे स्थान पर चला गया है मैन्युफैक्चरिंग हब में। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।